ये इतने अनुशासित लोग, दुनिया की सबसे राष्ट्रभक्त पार्टी के लोग, ये छोड़ छोड़ के जैसे जाज डोगरा और मुझसे भी कूदा है, उस तरह के लोग कूद रहे हैं, तो फिर कांग्रेस में होता अधिकार बनता है कि उनको रोकना चाहिए। कांग्रेस पार्टी अगर मेजोरिटी में आ रही है, जिसके माहौल जिसका बना हुआ है, तो उसमें आप दो समुदायों का बड़ा अहम योगदान है, जाट का और एससी समुदाय का, और ये दोनों एक मिलके एक गाड़ी के दो पहियों की तरह चलते हैं। अंदरूनी तौर पे भारतीय जनता पार्टी ये मान चुकी है कि 2024 का विधानसभा चुनाव वो हार लेंगे। ये उनका एक तरीके से सरेंडर पोजीशन है। इन बीजेपी वाला परिवारवाद बुरा नहीं है, तो फिर उनका परिवारवाद कैसे बुरा होगा? तो इन्होंने अपनी टिकट वितरण में अपने जो एजेंडे हैं उनको धराशायी कर दिया है खुद। अगर पार्टी बुरी स्थिति में भी है तो इन लोगों को अपने लोगों पे ज्यादा भरोसा करना चाहिए था। उधार के कैंडिडेट आप लाके अब परिवारवाद पे कैसे बोलेंगे ये बीजेपी वाले? किसी का भी उसमें है भाई अगले ने लड़ना है, टिकट दोगे तो ठीक है, नहीं तो लड़ना है। ऐसा तो बीजेपी में भी बोलते हैं। बीजेपी जिसने अपना दूल्हा बनना है तो उसने कितने तो बारात ले जाओगा अपनी, तो भाई जिसको लड़ना है वो लड़ेगा। आज एक वीडियो देखा हमने कैसे रो रहे थे ना, वो वीडियो मैंने बहुत मतलब फूट फूट के रो रहे हैं बुजुर्ग आदमी। और राजपूत बिरादरी को हरियाणा में ऐसा माना जाता है कि बीजेपी के साथ और अगर वो आंसू उनके हैं वो क्या असर दिखाएंगे, मैं थोड़ा वो हूँ कि दुनिया की सबसे बड़ी और अनुशासित पार्टी के लोग टिकट कटने पर रोने लग जाते हैं। तो वो ऐसा क्यों नहीं कहते कि हम तो राष्ट्र की सेवा के लिए आए थे, अब ये सेवा करने का अवसर किसी और को मिल रहा है, निखिल मदान को मिल रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है सत्सिंह, हरियाणा फाइल्स में आपका स्वागत है। और मेरे विशेष मेहमान हैं और ज्वाइंट कोलैबोरेशन में गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स के धर्मेंद्र कवारे जी। कवारे साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया धनखड़ जी। अच्छा धर्मेंद्र जी, अभी तो सबसे रीसेंट डेवलपमेंट तो यही है कि 67 कैंडिडेट्स की बीजेपी ने लिस्ट जारी कर दी। उसके बाद जो भारतीय जनता पार्टी पौने 10 साल से ये लोगों में इंप्रेशन दे रही थी कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी में सबसे ज़्यादा अनुशासन है, और वो कांग्रेस पर तंज कसते थे कि देखो इनकी तो लड़ाई भिड़ाई होती है, ये तो देशभक्त नहीं है, ये तो मतलब पता नहीं क्या क्या चीज़ें। और आज देखो धड़ाधड़, बल्कि लिस्ट होने के 15 मिनट के बाद ही बोला इतनी तो टिकटें नहीं बांटी जितने इस्तीफे मोहनलाल बुड़ोली जी के पास आ लिए, है ना? ठीक होता है। एक चुटकुला और भी चल रहा था इसमें। बोले अबे चुटकुला ठीक कहते हैं, इन्हें ये कांग्रेस और बीजेपी आपस में मिले हुए हैं। बीजेपी की आज की जो लिस्ट है उसको देख के लगता है कि ये हुड्डा ने बनवाई है। ठीक बात है, ठीक बात है। हालांकि अभी है ना ये ट्रेलर है, असली जो फिल्म है वो कांग्रेस की जब लिस्ट आएगी ना, तो ये जो भगदड़ है जहां जितनी यहाँ मची हुई है, मुझे लगता है उसका कहीं ज्यादा कांग्रेस में उम्मीद की जा सकती है। भाजपा भले हाँ, जब ये इतने अनुशासित लोग, दुनिया की सबसे राष्ट्रभक्त पार्टी के लोग, ये छोड़ छोड़ के जैसे जाज डोगरा और मुझसे भी कूदा है, उस तरह के लोग कूद रहे हैं, तो फिर कांग्रेस में होता अधिकार बनता है कि उनको रूठना चाहिए। एक आध हैं तो इस्तीफा ले तो रजिस्टर पे लिख करके वो फोटो खींचा और भेज दिया सोशल मीडिया पे। कईयों ने टाइप करके पहले रखे हुए थे। तो आप ये देखो कि सुखविंदर मांडी भाजपा किसान मोर्चा में कितना बड़ा पद है, और टिकट डिक्लेयर होते ही 2 सेकंड नहीं लगाए उन्होंने। मतलब मैं ये समझता हूँ कि 10 साल एक पार्टी जो प्रदेश में राज करती रही, क्या वो इतने अनुशासित कार्यकर्ता तैयार ही नहीं कर पाई या समय नहीं था? ये बड़ा अजीब सी। अच्छा, मुझे सबसे जो अलग और अजीब लगा वो सोनीपत से लगा, कविता जैन। वो जिस तरीके से रो रही है और जिस तरह खट्टर को, मतलब एंटी खट्टर जो स्लोगन्स वहाँ पर। लेकिन एक बात सोचने की है सचिन जी, चलो उनकी टिकट कट गई, महिला थी, रो रही है, लेकिन मतलब ऐसा इस राजनीति में है क्या कि दुनिया की सबसे बड़ी और अनुशासित पार्टी के लोग टिकट कटने पर रोने लग जाते हैं? तो वो ऐसा क्यों नहीं कहते कि हम तो राष्ट्र की सेवा के लिए आए थे, अब ये सेवा करने का अवसर किसी और को मिल रहा है, निखिल मदान को मिल रहा है, तो मैं इस पे खुश हो जाऊं। कितनी बार विधायक बनी है, मंत्री बन ली, ऐसा क्या रह गया था जो अभी और करना बाकी है? रिटायरमेंट भी तो कोई चीज होती होगी। आज एक वीडियो देखे हमने कैसे रो रहे थे ना, वो वीडियो मैंने बहुत मतलब फूट फूट के रो रहे हैं बुजुर्ग आदमी। और राजपूत बिरादरी को हरियाणा में ऐसा माना जाता है कि बीजेपी के साथ। और अगर वो आंसू उनके हैं वो क्या असर दिखाएंगे, मैं थोड़ा वो हूँ। लेकिन एक बुजुर्ग आदमी को ऐसे रोते हुए देखना
मन को थोड़ा कहीं दुखता थी ये चीज़ें। जी, तो तोसाम से श्रुति चौधरी के अपोजिट में उनके भाई ही आएंगे अनिरुद्ध। निश्चित तौर पे अनिरुद्ध वहाँ पे कंटेंडर हैं, हालांकि वहाँ पे तरह तरह की रिपोर्ट हैं जब तक कांग्रेस की टिकट डिक्लेयर नहीं हो जाए। जैसे बीजेपी में भी जिन लोगों की सोच रहे थे कि ये आएंगे वो तो नहीं आएंगे। कल जिन्होंने 2 दिन पहले जेजेपी से बीजेपी में आए हैं वो तो टिकट लिए बैठे हैं। जो 30 सालों से 50 सालों से पार्टी में है वो हाशिए पे पड़े हैं। तो आज का टाइम पर जो हरियाणा की राजनीति का जिस तरीके से एक बाहरी लोगों को जो टिकट देने का चलन बढ़ रहा है ना, उसे मुझे लगता है कांग्रेस भी उसको फॉलो करे। एक और चीज़ देवेंद्र जी, जब हम कुमारी शैलजा की वीडियो देखते हैं मुझे बड़ी अपीलिंग लगती है। कुमारी शैलजा इतनी अपीलिंग पहले कभी नहीं लगी जितनी जब कभी उनकी वीडियो आती है, जिस तरह से हंसते हुए आते हैं, जो उनकी बातचीत करने की शैली है, पता नहीं एक अट्रैक्शन से, एक अपील सी वोटर्स को खींच रही है। देखिए क्या उनका समय आने तो नहीं वाला है? समय के पास ना, समय तो उनका कभी गया भी नहीं। हाँ, हरियाणा का कोई भी नेता किसी का समय कभी नहीं गया, क्योंकि हम जो सामान्य लोग हैं हम ये सोचते हैं ये हार गया, ये जीत गया, ये फलाना। जो एक बार इस पॉलिटिकल सिस्टम में एंट्री कर लेता है उसका समय कभी नहीं जाता। उनके पास जिंदगी भर के इतने संसाधन होते हैं कि वो आराम से जी सकते हैं। तो समय जाता है लोगों की नज़र में, वैसे नहीं जाता। शैलजा जी चौधरी दलबीर सिंह जी की विरासत का प्रतिनिधित्व करती हैं। हरियाणा के बड़े दलित नेता वो थे, और आज के दिन अगर आप देखो कांग्रेस पार्टी अगर मेजोरिटी में आ रही है, जिसके माहौल जिसका बना हुआ है, तो उसमें आप 2 समुदायों का बड़ा अहम योगदान है, जाट का और एससी समुदाय का। और ये दोनों एक मिलके एक गाड़ी के 2 पहियों की तरह चलते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि कांग्रेस भी शैलजा जी को हाशिए पे धकेलने की गलती नहीं कर रही। तो क्या ये स्ट्रेटजी का पार्ट है कि हुड्डा साहब तो मजबूत हैं ही और कुमारी शैलजा को भी आगे कर रखा है? बिल्कुल, दोनों समुदायों को आप रणनीति का हिस्सा है। जिस दिन कुमारी शैलजा को कांग्रेस डाउन कर देगी, आप इनका जो जितनी हवा है 1 मिनट में बिगड़ जाएगी। हुड्डा साहब बहुत घुटे हुए नेता हैं, शैलजा जी भी अब तो इतने साल हो गए, अब तो वो भी पुरानी हो गई। तो सबको अच्छी तरीके से पता है, दोनों बहुत मैनेज करके चल रहे हैं। देखिए सीएम बनने की लड़ाई शुरू होगी कांग्रेस की मेजोरिटी आने के बाद। उससे पहले तो सीएम बनने लायक मेजोरिटी हासिल करने की लड़ाई है। धर्मेंद्र जी, ये तो बीजेपी की लिस्ट आई, उसके बाद जो भगदड़ मची, जो कुछ हुआ, लेकिन जब कांग्रेस की लिस्ट आएगी, क्योंकि कांग्रेस वाले प्रत्याशियों ने तो पैसे भी बहुत सारे लगा रखे हैं और इमोशनली भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड हैं वो, तब क्या होगा? इसमें 2 चीज़ें हैं। एक होता है कि आप चलती हुई जहाज में चढ़ना, एक होता है डूबती जहाज से उतरना। आज के दिन प्रदेश में सीधा सीधा माहौल कांग्रेस का दिखता है। तो ये जो टिकटार्थी थे, इनमें बहुत जगह तो ऐसे टिकटार्थी हैं, मैं आवेदन करता था, प्रमुख नेता हूँ, मैंने ही 10 लोगों के फार्म भरवा रखे कि पैसे भी मैंने दिए, फार्म भी मैंने भरवाया। क्यों भरवाया? कि जब कोई इंटरव्यू वगैरह हो टिकट के संबंध में, तो 10 लोगों से ये पूछा जाए कि आपके हल्के में मजबूत आदमी कौन है आपके अलावा, तो मेरा नाम ले। तो इसमें से 2500 लोगों में से 1500 लोग तो ऐसे हैं जिनके फार्म भी दूसरे नेताओं ने भरवा रखे, तो वो कहीं नहीं जाने वाले। दूसरा, अब जिस पार्टी के लोगों को लगता हो कि हमारी सरकार आने वाली है, तो उनको लगता है चलो टिकट ना सही, क्या पता कोई चेयरमैन नहीं अटक जाए, क्या पता कोई काम निकलवाना पड़ जाए, कोई सीएलयू निकल जाए। हाँ, तो गांव के चौधरी आदमी से कोई बिगाड़ता है? कोई नहीं बिगाड़ता उससे। लेकिन फिर भी देखो, जैसे नारनौंद की सीट है तो वहाँ जसी पेटवाड़ और डॉक्टर अजय, देखो कुछ लोग ऐसे हैं जिनको चुनाव हर हाल में लड़ना है, तो वो इंडिपेंडेंट लड़ेंगे। जस्सी का भी उसमें है भाई, अगले ने लड़ना है, टिकट दोगे तो ठीक है, नहीं तो लड़ना है। ऐसे तो बीजेपी में भी होते हैं। हाँ, से बीजेपी में जिसने अपना दूल्हा बनना है तो उसने कितने तो बारात ले जाओगा अपनी, तो भाई जिसको लड़ना है वो लड़ेगा। लेकिन ये गढ़ी सांपला किलो में कृष्ण मूर्ति हुड्डा के साथ क्या बने? वो कांग्रेस भी छोड़ बूंदी बन गई उनके साथ। लेकिन बीजेपी के आप जब अगर एक्सपर्ट उनका लिखा देखोगे या कंटेंट देखते हो आप उनका, तो मुझे लगता है कि उसका जो पूरी टीम है उसका इंचार्ज कृष्ण मूर्ति को बना रखा है उन्होंने। वो बिल्कुल सेम कृष्ण मूर्ति जी वाली बातें लिखते हैं वहाँ पे। लेकिन कृष्ण मूर्ति जी को देनी चाहिए थी टिकट। ये जो बीजेपी की जो लिस्ट आई है, इस लिस्ट में कमी ये है कि इन लोगों को अगर पार्टी बुरी स्थिति में भी है
तो इन लोगों को अपने लोगों पे ज़्यादा भरोसा करना चाहिए था। उधार के कैंडिडेट आप लाके अब परिवारवाद पे कैसे बोलेंगे ये बीजेपी वाले? सारे परिवारों को तो टिकट इन्होंने दे दी, फिर हुड्डा पिता पुत्र का परिवारवाद कौन सा बुरा है? ठीक बात। अगर इन बीजेपी वाला परिवारवाद बुरा नहीं है तो फिर उनका परिवारवाद कैसे बुरा हुआ? तो इन्होंने अपनी टिकट वितरण में अपने जो एजेंडे हैं उनको धराशायी कर दिया है खुद को ही। जो इनके प्लस पॉइंट थे उनको माइनस में कर दिया खुद ही। तो साइकोलॉजिकल रूप से ये लिस्ट इस बात का प्रतीक है कि अंदरूनी तौर पे भारतीय जनता पार्टी ये मान चुकी है कि 2024 का विधानसभा चुनाव वो हार रहे हैं। ये उनका एक तरीके से सरेंडर पोजीशन है। उनके चीफ मिनिस्टर ने भी सीट बदल ली। आप एक चीज देखिए, 4 महीने पहले करनाल विधानसभा सीट से जिस आदमी ने चुनाव जीता हो, उपचुनाव जीता हो, 4 महीने में ऐसा क्या होगा कि उसको वो सीट छोड़नी पड़ी? जिस पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष ने कहता हूं मैंने त्याग कर दिया है नए लोगों के लिए, मैं चुनाव नहीं लड़ रहा, सबको पता है कि वो चुनाव नहीं जीत सकते इसलिए छोड़ा है उन्होंने। बिल्कुल। तो जिस पार्टी का मुख्यमंत्री सीट बदल रहा हो, जिस पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष चुनाव ही ना लड़ना चाहता हो, और 1 दर्जन नेता ऐसे थे। विधानसभा में जिस मंत्री के लिए खट्टर साहब ने स्टैंड लिया था स्पोर्ट्स कि नहीं हटाऊंगा, नहीं हटाऊंगा, उसको टिकट भी नहीं थी। उसको टिकट भी नहीं थी। विशंबर वाल्मीकि बेचारा परसों तक ये जो कास्ट का दलितों में जो एससी वोटों में ए और बी कैटेगरी उसकी पैरवी कर रहा था, वो बार मारा। और जो जजपा और इनेलो से आया है बंदा कपूर वाल्मीकि उसको टिकट दे दी। मतलब ये तो हो गया अपनों पे सितम और गैरों पे। लेकिन रणजीत चोपड़ा के साथ बुरी बनी। हाँ, वो रणजीत जी के साथ बनी। तो रणजीत जी ने, मुझे आज भी खुद भी याद है, उन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान ये कहा था कि मनोहर लाल खट्टर जी ने मुझे चौधरी देवीलाल के बाद सबसे ज्यादा इज्जत बख्शी है। और वो टिकट कटते ही वो इज्जत गई। राजनेताओं के लिए अपनी टिकट सर्वोपरि है। लोग मूर्खों की तरह उनको सपोर्ट करते हैं। सच्चाई ये है कि टिकट वितरण में मनोहर लाल जी और अमित शाह की जो लड़ाई थी उसने अपना रंग दिखाया है। जहां मनोहर जी अपने प्रत्याशी उतारना चाहते थे वहां पे अमित शाह ने वहां नहीं चलनी थी। जहां पे अमित शाह जी अपने प्रत्याशी उतारना चाहते थे वहां मनोहर जी ने उनकी नहीं चलनी थी। किसी एक ओएसडी को तो कलेक्शन बॉय भी कह दिया। नहीं थे, वो तो सबको पता है। वो तो अगर उनको टिकट दे देते तो वो एक्सपोज ही हो जाते। कलेक्शन बॉय तो था, सारे हरियाणा को पता है। इवन वो कलेक्शन बॉय के साथ साथ हरियाणा के भाईचारे को सेटर्ड करने वाला व्यक्ति था जी। वो सबसे ज्यादा कास्टिक व्यक्ति था मनोहर लाल जी के गुड बुक्स में। मतलब हरियाणा में मनोहर जी और ज्यादा बेहतर कर पाते अगर वो कलेक्शन बॉय उनकी लिस्ट में नहीं होता तो। लेकिन एक सुखद बात है, रॉकी मित्तल ने अपनी गलती मान ली है। राहुल भाई मुझे माफ कर दो। मासूम आदमी हैं। अब वो हो सकता है राहुल भाई के लिए कितना कुछ करें और फिर राहुल भाई उनके लिए कुछ ना करें तो वो फिर उनके खिलाफ भी गाने बना देंगे। चलिए खैर, चलती हुई जहाज में चढ़ते हैं लोग। आपने देखा था कंधार में ये जब हाईजैक हुआ नहीं, उसके बाद ये जो जब तालिबानियों ने कब्जा किया दोबारा से उस सरकार को पलट के, तो यूएसए के कुछ जहाज जा रहे थे नागरिकों को लेके कि कुछ लोगों को अमेरिका में, तो जहाज में देखा था कैसे लाइन लगा लगा के लोग कूद रहे थे, बांध रहे थे। तो वो वाला काम है अभी कांग्रेस में। चलिए खैर, आज की हमारी चर्चा को हम यही समाप्त करते हैं। धर्मेंद्र कुंवारी जी और मैंने आज जो है हरियाणा की राजनीति में बस यूं ही कुछ चुटकुलों की बात करी। चुटकुलों की बात तो कुंवारी साहब आपने समय दिया, शुक्रिया दोस्तों। और अगर आपने हरियाणा फाइल्स को और गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार ये हमारा वीडियो देखा तो आप दोनों चैनल को सब्सक्राइब करें। हरियाणा की पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई बहुत सारी चीजें हम लेकर आते रहते हैं। नमस्कार। नमस्कार।